वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। फ्रेंड्स, इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत, या शारीरिक, या नैतिक, या संज्ञानात्मक? बताइए पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है? तो ये की जाती है संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, आनुवंशिकता का सिद्धांत, शीर्षगामी का सिद्धांत, या अधोगामी का सिद्धांत? बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग सभी को। वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस आए, अपडेट आए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। विकास सिर से पैर की दिशा में विकसित होता है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत इस कथन को बतलाता है? तो शीर्षगामी का सिद्धांत। ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तीसरे प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? स्कूल और मुद्रक संचार, सामाजिक संचार और कानून, परिवार और आस पड़ोस, या पास पड़ोस और सामाजिक नीति? बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रारंभिक वर्षों में निम्न में से कौन सी संस्थाएं बच्चों के समाजीकरण में प्राथमिक संस्थाओं की भूमिका निभाती है? तो यहां पे परिवार और पास पड़ोस हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हैं। चौथे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक? बताइए जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर ज्यादातर बच्चे संरक्षण संप्रत्यय से संबंधित कार्य कर लेते हैं? तो यहां पे मूर्त संक्रियात्मक हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 5। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? संतुलनीकरण द्वारा, या अप्रतिलोमिक चिंतन द्वारा, या रटकर स्मरण द्वारा, या विलंबित नकल के द्वारा? बताइए सब लोग 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक चिंतन में प्रमुख बदलाव किस प्रक्रिया द्वारा होते हैं? ये संतुलनीकरण द्वारा होते हैं। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं। छठे का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया कि हमारी विशेष मानसिक संरचना और प्रक्रियाओं को हमारी दूसरों से होने वाली पारस्परिकता में जो है ढूंढा जा सकता है? हार्वर्ड गार्डनर ने प्रस्तावित किया, या लॉरेंस कोहलबर्ग, या जीन पियाजे, या लेवाइगोस्की? 6 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहां पे लेवाइगोस्की हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट वीडियो को आप सभी लोग लाइक करिए। लाइक की संख्या बहुत ही कम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक आप हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप सभी को पता है कि यूपी टेट का एग्जाम जुलाई में होगा, तो वहां पे आपको सिलेबस मिल जाएगा एंड क्लासेस भी आपको मिलेंगी वहां पे। ठीक है ना। चलिए लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? सांस्कृतिक उपकरणों को, या सामाजिक अलगाव, या इनाम और दंड, या पुनरावृत्ति और अभ्यास? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई सभी लोग। 7 का जवाब दीजिए। लेवाइगोस्की ने निम्न में से किसे अधिगम के सुसाध्य में महत्वपूर्ण माना है? तो यहां पे सांस्कृतिक उपकरणों को। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, 8वें का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिनवीकरण, या सामाजिक व्यवस्था निर्वहन अभिनवीकरण, या सामाजिक समझौता अभिनवीकरण? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण पर स्वयं एवं दूसरों के कार्यों को आंकते समय जैसे को तैसा तर्क का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पे यांत्रिक उद्देश्य अभिनवीकरण होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो भाई, 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए, बाह्य पुरस्कार पाने हेतु सीखने के लिए, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा सीखने के लिए, या रट कर याद करके सीखने के लिए? बताइए 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा। एक संरचनावादी कक्षा में विद्यार्थियों को किस लिए प्रेरित किया जाता है? तो अन्वेषण द्वारा सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? उनकी अग्रवर्ती सोच, उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता, या उनकी समस्या समाधान युक्तियां, या उनका परासंज्ञानात्मक कौशल? बताइए, फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे। जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक क्या दर्शाती है? तो जीन पियाजे के विचार में बच्चों की निजी वाक दर्शाती है उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 11, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? एक दिशाई सामान्य क्षमता, बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं, आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता, या वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित होने वाली क्षमता? बताइए फटाफट सभी लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? तो समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हैं। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई, 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नत्र में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता, या जेंडर सशक्तिकरण? फटाफट जवाब दीजिए। एक अध्यापक अक्सर कहता है कि लड़कियां नृत्य में कुशल होती हैं और लड़के विज्ञान में। यह कथन किसका उदाहरण है? यह कथन उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 13 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों की सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानकीकृत पाठ्य चर्चा का पालन करना, या मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, या विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए सब लोग। देखिए योगात्मक आपका निगेटिव होता है, मानकीकृत निगेटिव होता है, ठीक है ना। अलग अलग समूहों में नहीं बांटना है, तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना है आपको, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण आपका इसी में यही है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, विद्यार्थियों में असफलता का डर पैदा करना, विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, या अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना? बताइए मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, यह होता है मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो भाई 15, कथन और तर्क वाला यहां पे प्रश्न है। एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को कक्षा में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। तर्क आर है, सवाल पूछना समालोचनात्मक चिंतन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए फटाफट कौन सा इसका सही हो जाएगा। यहां पे ए और आर दोनों सही हैं। अब
बताइए आर ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे कथन और तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। तर्क आर है, मानकीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। देखिए यहाँ पे पहला आपका बिल्कुल गलत हो गया क्योंकि मानकीकृत है, तो जब ए गलत हो गया तो आर भी गलत होगा यहाँ पे, ठीक है ना। ए और आर दोनों आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा, बहुसंवेगी उपागम, आधारभूत संरचना सुगम्यता, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेशन में बाधक है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो भाई, 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, वे हमेशा सुस्त होते हैं, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं हो सकते, या उनका बुद्धि स्तर हमेशा सामान्य से ऊपर होता है। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे भाई, पठन वैफल्य से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? यहां पे इसे हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद करके रखना है आपको, ठीक है ना। डिस्लैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इनको अंग्रेजी में भी याद करके रखना है, दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई आती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो, 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना और अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस विकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण हैं? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, स्वालीनता, पठन वैफल्य या दृष्टिबाधिता। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार होगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 20, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षाएं, केस अध्ययन। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है? तो यहाँ पे केस अध्ययन हो जाएगा, चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? बताइए सब लोग, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं? विषय वस्तु को रट कर याद करने से, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, दंड के भय से, अध्यापिका को निष्क्रिय रूप से सुनकर। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भय होगा नहीं, निष्क्रिय होगा नहीं, रटना है नहीं, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों के पारस्परिकता द्वारा, ठीक है। बच्चे प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे 22 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इनमें यहाँ पे निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व या स्थिर दृष्टिकोण बनाना, या अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है? तो यहाँ पे विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 23, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलन सुसाध्य पर बल देता है? व्यवहारवाद, अनुकरण अधिगम, प्रतिपादक शिक्षण, सामाजिक संरचनावाद। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है? तो यहाँ पे सामाजिक संरचनावाद होगा, ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 24 का जवाब दीजिए। यहाँ पे कथन और तर्क वाला यहाँ पे प्रश्न आ गया है। यहाँ पे एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किया जाए जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। तर्क आर है, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादन है।
यहाँ पे ए सही है लेकिन आर आपका यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, या केवल नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा दूर की जा सकती हैं, या केवल वो विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, या अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। बताइए, त्रुटियों के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। नेगेटिव जितने भी हैं काटते चले जाओ, बस यही आपका बचा, यही सही हो जाएगा कि त्रुटियां अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 26 का जवाब दीजिए सब लोग। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि क्या होते हैं बताइए। पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं पड़ता, या सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या नकारात्मक भावों द्वारा सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। फटाफट 26 का जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। संज्ञानात्मक कौशल जैसे कि ध्यान, स्मृति और समस्या समाधान इत्यादि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का गहरा असर पड़ता है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 27। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, मूर्त पुरस्कार जैसे कि नगद इनाम, प्रमाण पत्र इत्यादि पाने के लिए, या संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए, या अध्यापिका और माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए। फटाफट जवाब देने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 26/7 का। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए। संप्रत्ययों की समझ बढ़ाने के लिए। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 28। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग्म विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है। अनुक्रिया समुच्चय परासंज्ञान, समरूपक सोच प्रक्रियात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय अभिसारी सोच, या अपसारी सोच परासंज्ञान। फटाफट जवाब दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। तो यहां पे अपसारी सोच और परासंज्ञान होगा। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं 29। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है बताइए। बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुति के विभिन्न तरीके, विविधता के प्रति सम्मान, संसाधन संपन्न वातावरण। जवाब दीजिए 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। बैठने की अनम्य योजना होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। विद्यार्थियों के एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। संप्रत्यय को केवल एक ही तरीके से समझाना चाहिए, या भाषावली और चिन्हों या संकेतों को स्पष्ट करने से बचना चाहिए, या पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने से बचना चाहिए, या विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। बताइए 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा। विद्यार्थियों को एक नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो यही करना चाहिए, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन थे। इन 30 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन बिसाइड यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट आए, क्लासेस आए, नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।